अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बे? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज जुमतुल विदा था, माशाल्लाह रोज़ा सभी ने रखा होगा। जी। मैंने आप लोगों ने पेपर चेक किए हैं? एक क्वेश्चन तो तकरीबन 90% लोगों का नहीं सही, बाकी दो में भी कुछ लोगों की कुछ गलतियां हैं। मैं कोशिश करूंगा आज शाम को या कल LMS पे इसका सलूशन जो है वो अपलोड कर दूंगा। आपको सलूशन को एक दफ़ा चेक कीजिए, फिर इंशाल्लाह पेपर रिव्यू अगर किसी को होगा मसला अपने नंबर्स में, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हम करेंगे। और ये रिव्यू चलता रहेगा हफ्ता दो, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना कि किसके कम आए किसके ज़्यादा आए हैं। मैं सलूशन जब दूंगा तो आप उसको ज़रा चेक कीजिएगा और उसके बाद अपनी गलतियां भी देखिएगा। और फिर को अगर किसी को मसला हो तो लाजमी मेरे से रब्ता कर लीजिएगा, मैं वो अपलोड कर दूंगा लिस्ट भी इंशाल्लाह रिवाइज भी। आज बेसिकली हमने फर्मा रिलेटर थ्योरम से स्टार्ट करना है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि कैसे ये कांग्रेस थ्योरी को ग्रीक्स ने पहले शुरू किया और इसका स्टार्ट वही था सिकंदर आजम के दौर में ही इसका बनता है, जब वो क्रिप्टो सिस्टम भी शुरू हुआ उसके साथ। और ये मुख्तलिफ मराहल तय करता करता ग्रीक से हाथ से निकल के ही अरबों के हाथ में आया, जब ये तुर्कश एम्पायर खड़ी हुई तकरीबन 1300 ईस्वी में। और फिर तकरीबन 200 साल बाद ये यूरोपियन की तरफ, जिसे हम बाइजेंटाइन एम्पायर बोलते हैं, उनकी तरफ शिफ्ट हुआ। इनके फिर कुछ तर्जमे हुए और इसमें जितनी भी बाद में फिर 1500 के बाद और 2000 के दरमियान जितनी तरक्की भी इसमें हुई, उसमें सारी की सारी जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली यूरोपियन मैथमेटिशियंस की ज़्यादा है। तो आई थिंक ये हिस्ट्री आप 2 पेज की है, इसको ज़रा पढ़िएगा कि कैसे कैसे चलते चलते ये तकरीबन 1500 के करीब ये फरमास जो था उसकी फरमा 1600 से 1665 के दर ये इसकी जो हिस्ट्री है, तो इसके दौरान ही इसने ये सारा काम किया। वैसे लोग इसको मैथमेटिशियन कहते नहीं थे, लेकिन एट द एंड बहुत बड़ा मैथमेटिशियन साबित हुआ ये। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई हैं। आई थिंक कि आप इसको पढ़ लीजिए। जो रिजल्ट उसने दिया वो बड़े इंटरेस्टिंग थे कि जैसे वो कहते हैं भाई 5 जो है ये डिवाइड करता है
11 पावर 4 माइनस 1। और इस तरह के लाखों रिजल्ट उसने इकट्ठे दे दिए भी, ये मुझे पता है कि ये होगा। उसने कहा 23 डिवाइड करता है 41 की पावर 22 माइनस 1। यानी शुरू में आप गौर करें कि कितनी उसकी मेहनत दरकार हुई होगी इस तरह के रिजल्ट पहले खुद बना के देखने में, और ये प्राइम नंबर्स के साथ उसने फिर ये रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट बनाया वो ये था कि पी हमेशा डिवाइड करता है ए पावर पी माइनस 1 माइनस 1 को, लेकिन इसमें शर्त ये होगी कि पी और ए आपस में एक दूसरे को डिवाइड ना करते हैं, यानी ए और पी रिलेटिवली प्राइम हो। ए और पी क्या हूँ? रिलेटिवली प्राइम हूँ। तो फिर ये जितने भी मैंने रिजल्ट लिखे हैं ये रिलेटिवली प्राइम के साथ लिखे हैं। 5 और 11 रिलेटिवली प्राइम है, 23 41 रिलेटिवली प्राइम है। तो ये जो थ्योरम था ये बहुत बड़ा इनकलाब साबित हुआ बाद में जो रिजल्ट आए उसके लिए। तो मैं डायरेक्ट उस थ्योरम पे अब जा रहा हूँ। ये वो फरमास थ्योरम है कि लेट पी बी अ प्राइम एंड सपोज दैट पी डज नॉट डिवाइड ए, या in word p and a are relatively prime, then a power p minus 1 is congruent to 1 mod p। और इसी चीज को उसने पहले अल्फाज में इसको इस तरह भी फिर लिखा उसने, जब डेफिनेशन हम यूज करते हैं यहाँ पर कि p डिवाइड a पावर p माइनस 1 माइनस, ये दोनों रिजल्ट एक ही है। शर्त यह है कि p और a रिलेटिवली प्राइम है। इसका मैं ज़रा चेक करता हूँ प्रूफ कैसे, उसके लिए तो साल हाँ साल लगे होंगे उसको प्रूव करने के लिए। तो जो यहाँ प्रूव लिखा हुआ है वो किस सेंस में उसने एट द एंड जो कंक्लूड किया। शुरू में वो कहते हैं कि जब हम मॉड पी ले रहे हैं तो इस पी से पहले हमारे पास यकीनन 1 से लेकर p माइनस 1 तक इंटीजर ऐसे होंगे जो p के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। क्यों भाई? ठीक है, अगर p एक प्राइम है तो 1 से लेकर p माइनस 1 तक सारे के सारे जो इंटीजर है वो p के साथ हमेशा क्या होंगे? रिलेटिवली प्राइम ही होंगे। अब a के लिए हमने पहले ही कहा है कि a p के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका मतलब है अगर दो नंबर किसी तीसरे नंबर के साथ रिलेटिवली प्राइम है तो पहले दो का जो प्रोडक्ट है वो भी रिलेटिवली प्राइम ही रहता है p के साथ। ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया। तो उसने कहा a को इन तमाम के साथ हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट बनेगा अलग अलग वो भी रिलेटिवली प्राइम ही होगा p के साथ। तो जो p के साथ रिलेटिवली प्राइम है वो कभी भी p के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। नन ऑफ दीज नंबर्स इज कॉन्ग्रुएंट मॉडल p। हाँ, बात उसने ये की कि इनमें से कोई भी दो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉड p के।
क्योंकि ये वाले भी सारे कॉन्ग्रेंट नहीं आपस में, कोई भी दो मॉड पी के, तो वो कहता है, वो ये शर्त फिर लगाता है कि इनमें से कोई भी दो कॉन्ग्रेंट नहीं है आपस में। अब वो अपनी इस चीज को प्रूव करने के लिए जो बात उसने कही है, वो कहता है फर्ज करो अगर इनमें से कोई दो जो है वो आपस में रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि शुरू में वो बात करता है कि इनमें से कोई भी दो कोई भी दो आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है। अब वो अपनी चीज को प्रूव करने के लिए कहते हैं फर्ज करें कि अगर इनमें से कोई दो आपस में रिलेटिवली प्राइम है तो ठीक है, हम उनका नाम रख लेते हैं आर ए एंड एस ए, वेयर आर एंड इज नॉट इक्वल टू एस। कोई दो नंबर लेते हैं आर और एस, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि इनमें से ये हैं और ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, सपोज कर लेते हैं। अब अगर इनमें से हैं तो आर और एस इस चीज को मानते होंगे, इस कंडीशन को मानते होंगे, आर और एस हमेशा 1 और p माइनस 1 के दरमियान में होंगे, क्योंकि इन्हीं के दरमियान में होंगे वो 1 2 3 अप टू p माइनस 1, यही आर भी इन्हीं में से है, एस भी इन्हीं में से है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि आर जो है वो एस से छोटा है, उल्टा भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। अब भाई अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है मॉड पी के और ए और पी रिलेटिवली प्राइम है, तो फिर कैंसिलेशन लॉ हम यूज करके ए को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहां से तो साबित हो जाएगा कि आर और एस ही बेसिकली मॉड पी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इनमें से तो कोई भी दो, ये सारे पी से छोटे हैं और ये पी के साथ इनकॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमारा फलसफा फिर उस सेंस में गलत हो जाता है जो शुरू हमने लिया है। तो इसका मतलब हुआ इनमें से भी, अगर इनमें कोई दो कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉड पी के, तो इनमें से भी कोई कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉड पी के, ये उसकी बात। और ये क्योंकि ये कंप्लीट सेट है इन कॉन्ग्रुएंट नंबर मॉड पी के, तो अगर इन तमाम का मैं प्रोडक्ट ले लूं तो क्या होगा? क्यों भाई, अगर इन तमाम का क्या किया जाए, प्रोडक्ट ले लिया जाए, तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? भाई गौर करना जरा, ये वाले नंबर अगर मैं मॉड पी में देखूं, तो ये मुझे पता है कि ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब है मॉड पी में जब आंसर मैं करूंगा इनका, तो एक दूसरे से डिफरेंट आंसर आएगा। और मॉड पी में जो आंसर आता है, रिमाइंडर आता है, वो हमेशा पी से छोटा होता है। तो उनमें इनमें से कोई एक नंबर होगा, और हर एक का चूंकि दूसरे से आंसर मुख्तलिफ होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे नंबर ही होंगे असल में मॉड में। तो यही चीज यहाँ उसने लिखी हुई है। अब अगर मैं गौर करूं तो ये कितनी टर्म में है, p माइनस 1 टर्म में है। कितनी टर्म में है, p माइनस 1 टर्म में है। तो जब a p माइनस 1 टाइम लिखूंगा तो उसको a की पावर p माइनस 1 लिख जाऊंगा, और बाकी 1 2 3 4 वो तो p माइनस 1 का फैक्टोरियल है। इसी तरह इधर भी p माइनस 1 का फैक्टोरियल है, ये मॉड p। सही है। तो क्योंकि p डिवाइड नहीं करता p माइनस 1 फैक्टोरियल को, तो ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो आपके पास जो आंसर बचता है वो बचेगा a पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। यही फरमान बेसिकली बता रहा है। तो इस प्रूफ को जरा अच्छी तरह देखिएगा, जो पॉइंट मैंने दरमियान में बता दिया उसको पढ़िएगा। ये वो सारी बातें उसने यहाँ पर की। इसी की एक करारी लिखी हुई है
कि if P is a prime, then A power P is congruent to A mod P for any integer। तो इसका रिजल्ट तो फर्मा लिटिल थ्योरम से बेसिकली आ जाता है। फर्मा लिटिल थ्योरम कहता है कि A पावर P माइनस 1 is congruent to 1 mod P। तो अगर मैं भाई दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? समझ आ गई बात की? अच्छा, ये तो हुआ कि जब P A को डिवाइड नहीं करता। पहली शर्त यहां उसने ये उसके लिए भी लिख दिया कि ये रिजल्ट होल्ड करेगा। अगर P A को डिवाइड करता है तो फिर भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। क्यों? कि अगर P A को डिवाइड करता है, इफ P डिवाइड A, तो भाई मैं लिख सकता हूं यहां से कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P। फिर ये रिजल्ट लिखा जा सकता है, यानी कि अगर P A को डिवाइड करता हो तो A मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P। अब अगर मैं दोनों तरफ पावर P ले लूं तो 0 की पावर P तो फिर भी 0 ही आता है। तो इसका मतलब है A पावर P भी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P है और A भी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P है। तो मैं इसको दोनों को मिला के इस तरह भी लिख सकता हूं। तो ये रिजल्ट, ऊपर वाला फर्मा रिजल्ट जो है वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है जब P A को डिवाइड ना करता हो, लेकिन ये सेकंड वाला रिजल्ट दोनों सूरतों में होल्ड करता है, चाहे P A को डिवाइड करता हो या P A को डिवाइड ना करता हो। तो इन ए सेंस ये करोलरी जो है ये ज्यादा आप कह सकते हैं जनरल है। तो ये 2 लाइनों का प्रूफ है, इसको आप लोग खुद पढ़िए। अब इसी पे एक छोटा सा फैक्ट हम और देखते हैं कि इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ किया हुआ है। वो ये है कि अगर फर्ज करें मेरे पास एक a प्लस वन पावर P, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं और बाइनोमियल एक्सपेंशन से करता हूं, तो आप लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन तो सारे जानते हैं। इसको लिखा जा सकता है a पावर P प्लस P1, ये कॉम्बिनेशन है a P माइनस 1 एंड सो ऑन। लेकिन अगर गौर करें तो P के कॉम्बिनेशन को तो लिखा जा सकता है P फैक्टोरियल ओवर K फैक्टोरियल इनटू P माइनस K फैक्टोरियल। और इसको अगर मैं P फैक्टोरियल को ओपन कर दूं जरा, आई थिंक, चलो मैं आगे P माइनस K लिख देता हूं। इससे आगे जो आएगा वो P माइनस K माइनस 1 आ जाएगा अगर मैं कैंसिल आउट नहीं करता। और ये चलते चलते आगे 3, 2 और 1 आ जाएगा। और फिर मुझे नीचे यहाँ पर ये P माइनस K फैक्टोरियल भी लिखना होगा। तो जब आप इन टर्मों को देखोगे तो ये भी P माइनस K फैक्टोरियल ही है,
तो ये ऐसे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और इसकी ये फार्मूला बन जाता है। ये मैंने असल में फार्मूला आपको बना दिया कि ये फार्मूला इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब भाई इस सारे को तो के फैक्टोरियल लिखा था, हम के फैक्टोरियल लिख भी सकते थे, बस के फैक्टोरियल ही लिख देते इसको। अगर मैं दोनों तरफ के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये हासिल हो जाएगी चीज मेरे पास? जरा गौर कीजिएगा। अगर मैं इधर भी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया ये सारा। तो ये वाला जो ये वाला हिस्सा है ये इसके इक्वल हो, क्यों भाई? ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखिए पी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? तो जब ये सारी चीज को मॉड पी में देखेंगे तो क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड करता है तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि के फैक्टोरियल टाइम पी के इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड पी होता है। सही है। अब यहां से क्या होगा, P या तो के फैक्टोरियल को डिवाइड करता होगा या फिर P के जो कॉम्बिनेशन है उसको डिवाइड करता होगा। लेकिन अगर तो P के फैक्टोरियल को डिवाइड करता हो तो K तो बेसिकली 1 और P-1 के दरमियान है। मैं अगर मैं बताऊं यहां से देखो ना, K जो है वो P से छोटा है यहाँ पर, तो 1 और P-1 के दरमियान है, तो वो तो डिवाइड उसको कर नहीं सकता। लिहाजा P डिवाइड किसको करेगा? P के कॉम्बिनेशन को। तो अगर P डिवाइड करता है P के कॉम्बिनेशन को तो फिर हम लिख सकते हैं P के कॉम्बिनेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड P। क्लियर हो गई? तो अगर इस पॉइंट को हम पकड़ लें तो फिर या शुरू वाले में वो चीज फिट कर दें कि यहाँ पर जहां जहां भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं मॉड P में उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो सिर्फ मेरे पास मॉड P में देखूं तो सिर्फ ये दो चीजें बचेंगी, यानी कि A+1 मॉड P। जब मैं देखूं तो उसका आंसर सिर्फ ये है कि A⁻P +1/P, यानी कि मॉड P में ये लिखा जा सकता है। अब भाई A⁻P को तो अभी पिछले थ्योरम में हमने कहा कि उसको A कह सकते हैं, तो इसका मतलब है A+1 पावर P को A+1 मॉड P भी लिखा जा सकता है। तो ये रिजल्ट भी हमें मिल जाता है कि अगर A⁻P इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड P है तो A+1 मॉड P पावर P इज कॉन्ग्रुएंट टू A+P मॉड P। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद जरा देखिएगा, इजी हैं इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये कॉन्ग्रुएंस। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है लेमा, और ये भी इस एक्सरसाइज में काफी यूज होगा। इफ P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। अच्छा, मुझे एक गलती याद आई जिसकी वजह से लोगों का ना फर्मा लिटल थ्योरम, नहीं, चाइनीर मेंडल थ्योरम जो है वो खराब हुआ है। वहां पर लिखा हुआ था 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 54। भाई समझ आई? तो यहां से जो सॉल्यूशन आना था वो आना था x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 18। तो अपनी अपनी गलती अपने अपने पेपर्स पे जाके चेक कर लेना कि किस किस ने इसको गलत किया है, और जिस जिसने इस चीज को गलत किया है उसका समझे सारे का सारा क्वेश्चन ही आगे फिर गलत हो गया। यानी कि शुरू के एक स्टेप में ही
ये एक रिजल्ट इसमें यूज होना था। मुझे ये बात नजर यहाँ से मैं करने लगा था तो मुझे याद आ गई बात। मैं अगर आपको इस रिजल्ट को भी बता देता हूँ कि ये कौन सा रिजल्ट था जिसकी मदद से असल में ये चौथे चैप्टर में ये एक रिजल्ट था और ये रिजल्ट मैंने करवाया भी था आप लोगों को। हाँ, ये जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, ये तो करा रही है, ये रिजल्ट था। ये थ्योरम अप्लाई होना था। इफ AC is congruent to CB या BC mod n, then A is congruent to B mod n divided D, where D is a GCD between C and D। ये रिजल्ट कहीं लिख लो और फिर मैं उस रिजल्ट पे आता हूं यहां से कि जरा गौर करना। हमारा क्वेश्चन ये था कि 3x is congruent to 6 mod 54। तो बेटा इस 3 को असल में 3 into 2 हम लिख सकते थे। तो ये थ्योरम आप गौर करो, अगर ये थ्योरम आपको आता है तो इसके मुताबिक क्या करना था हमने। मैं डायरेक्ट दोनों तरफ 3 को डिवाइड नहीं कर सकता था। ये 3 डिवाइड करके इसको फर्क तब नहीं पड़ता ये जब दोनों रिलेटिवली प्राइम हो। अगर आपका C और N रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो उन दोनों का जो GCD होता है उससे इसने भी डिवाइड हो जाना है। तो यहां से जो रिजल्ट होना था वो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 18 आना था। यही वो मेन गलती थी जो स्टूडेंट्स ने की हुई है और उस गलती की वजह से फिर उनका सारे का सारा क्वेश्चन अगले वाला गलत हो गया। तो एक तो मेन गलती ये थी सर। दूसरा, अच्छा मैं चलो शुरू हुए तो एक और बता देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि a पावर m प्लस b पावर m डिवाइड करता है an प्लस bn को। तो आपने इसका बताना था कौन m और n के दरमियान। ये हमने कहा था कि a और b का GCD 1 है, ये n था। तो लोगों ने लिखा है कि जब m और n रिलेटिवली प्राइम होंगे तो फिर ये डिवाइड कर जाएगा। भाई जरा गौर करना, मैं एक दो पेपर में ये चीज लिखी भी है, गौर कीजिएगा। a पावर 3 प्लस b पावर 3 क्या डिवाइड नहीं करता a पावर 9 प्लस b पावर 9 को। ये डिवाइड करता है क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं a पावर 3 प्लस b पावर 3। तो अब क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने सभी ने एक जैसा ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सभी का इस पे गलत ये करना पड़ा है। a6 माइनस a क्यूब b क्यूब, ये जस्ट क्लास 7 का एक क्वेश्चन है। प्लस b पावर 6, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो जब आप कहते हैं कि ये तब डिवाइड करेंगे जब आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे, तो भाई 3 और 9 रिलेटिवली प्राइम तो नहीं है, लेकिन ये डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है आप लोगों का कॉन्सेप्ट वो फिर गलत है। ये जरा चेक कर लीजिएगा। मुझे याद आ गई एक दो चीज मैंने कहा बता दूं आप लोग। ओके, अब हम अपने काम की तरफ दोबारा चलते हैं। सर फिर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा?
वो अभी मैं आप सोल्यूशन आप लोगों को भिजवा दूंगा, वो चेक कर लेना, वो काफ़ी उसके सोल्यूशन आते हैं उसमें। जी, तो जो अब हम थ्योरम ये रिजल्ट शुरू करने लगे हैं, दैट इज ये लेमा की बात है। ये लेमा से सब कुछ मुझे याद आया कि पेपर में ये गलतियां आप लोगों ने की। इफ पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, यानी डिस्टिंक्ट प्राइम का मतलब है कि दोनों रिलेटिवली प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। विद ए इज कॉन्ग्रेंट टू पी, a power p is congruent to a mod q and a power q is congruent to a mod p, then अगर ऐसा मुमकिन हो, अगर ये दोनों रिजल्ट ओके हों, तो वो कहता है कि फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो है वो इस तरह लिखा जा सकता है, देन a पावर p q मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू a mod p। तो ये रिजल्ट आगे काफी क्वेश्चन में यूज भी होना है, ये मैं भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसका प्रूफ जरा देख लें। The last corollary tells us that, देखिए हम शुरू इधर से करते हैं कि ये तो हमें पता था कि अगर ए और पी रिलेटिवली प्राइम है या नहीं भी रिलेटिवली प्राइम, तो ये हमें पता है कि ए पावर क्यू जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू, या क्यू नहीं मैं पी लिखता हूं, ए पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड क्यू। क्यों भाई, ये रिजल्ट ठीक है? जी सर। पिछला रिजल्ट अगर हम देखें, वो रिजल्ट बेसिकली क्या था, ए पावर पी is congruent to a mod n, where p and n are relatively prime, ये था। तो ये रिजल्ट उसके लिए मौफिक है। अब अगर मैं दोनों तरफ पावर q ले लूं, इधर भी पावर q ले लूं, इधर भी पावर q ले लूं, तो फिर भी दोनों साइडें इक्वल होंगी। तो यही चीज यहाँ उसने लिखी हुई है। ये पी क्यू को मैं रिवर्स करके भी लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन मॉड पी में अभी पीछे हमने जो पढ़ा है कि ए पावर क्यू को तो ए भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के देखें तो ए पावर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड क्यू पी। इसी तरह क्यू के लिए भी ये कर सकते हैं। ठीक हो गया भाई? पी एस को डिवाइड, अच्छा इसका मतलब हम ये लेंगे कि P जो है वो डिवाइड करता है a पावर पी क्यू माइनस ए को। सिमिलरली हम ये भी साबित कर सकते हैं कि Q डिवाइड करता है a की पावर, सिमिलरली हम ये भी साबित कर सकते हैं कि Q डिवाइड करता है a की पावर पी क्यू माइनस ए को। और पीछे हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है तो फिर ये दोनों का प्रोडक्ट भी इसको डिवाइड करेगा। ये थ्योरम 2.4 है, चेक कर लेना। क्रॉरी 2 कि अगर कोई दो रिलेटिवली प्राइम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी फिर उसको डिवाइड करता है। तो यही फिनोमेना यहाँ पर यूज किया। ये आगे उसकी एक एग्जांपल की हुई है
उम्मीद है ये एग्जांपल आप लोग खुद करोगे। ये सीडो प्राइम वाला अभी मैं कॉन्सेप्ट छोड़ रहा हूँ दरमियान से, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं जरा इस एक्सरसाइज की तरफ जो 5.2 उन्होंने लिखा है। वैसे तो ये 5.1 है, लेकिन 5.1 उन्होंने दी नहीं, इसी को 5.2 कहते हैं। यूज फर्मा थ्योरम टू वेरीफाई दैट 17 डिवाइड 11 पावर 104 प्लस 1, ये हमने प्रूव करके दिया। भाई गौर कीजिएगा, क्योंकि जीसीडी जो 11 और 17 का है ये आप सब जानते हैं कि 1 है। तो इसका मतलब है फर्मा थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं इस पे, तो वी कैन राइट 11 पावर 16 n-1 जिसे हम कहा करते थे इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17। गौर करें, ये बात ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 11 को मैंने a ले लिया है और 17 को मैंने n ले लिया है, ये समझ लें। तो अब थ्योरम अप्लाई करके देखें यहाँ तक बात ठीक है कि नहीं, कि 11 पावर 16 फर्मा थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, 1 mod। अब मैं अगर इसके करीब तरीन करना चाहता हूं तो मैं अगर इसकी दोनों तरफ पावर 6 ले लूं, दोनों तरफ पावर मैं 6 ले लूं, तो उससे हमें ये भी मिलेगा कि 11 पावर 96 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 6, तो फिर 1 ही रहेगा। तो फर्मा थ्योरम से ये भी हमें साबित हो गया। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूं कि 11 पावर 104 को मैं लिख सकता हूं 11 पावर 96 इंटू 11 पावर 8। क्यों भाई, आई थिंक समझ गए होंगे आप। इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, और अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट में लिखूं तो इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूं 11 पावर 8 mod 17 में। अभी जो, क्योंकि 11 पावर 96 को तो 1 लिखा जा सकता है mod 17 में। इसका मतलब हो गया मुझे सिर्फ इतना क्वेश्चन अब सॉल्व करना है कि 11 पावर 8 को -1 साबित करना है। तो जरा गौर कीजिएगा, 11 का जो स्क्वायर है उसको जरा देखिएगा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट टू 17 क्या होगा। आई थिंक 2 होगा। क्यों भाई 2 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। क्यों भाई, और 17 7 और 119 होता है, तो ऊपर रिमाइंडर सिर्फ 2 बच जाता है। सही होगी बात। अगर मैं दोनों तरफ पावर 4 ले लूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं 11 पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 mod 7, क्योंकि 2 पावर 4 जो है वो 16 है, और 16 को तो हम -1 भी mod 17 में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब था कि 11 पावर 104 is congruent to -1 modulo 7 17। सही है। और अगर ये आ गया तो समझ लें कि ये आपका हो। तो इन स्टेप की मदद से ये फर्मा लिटल थ्योरम बेसिकली बड़ी बड़ी पावर्स को उसमें आसान कर देता है जब उसका हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं इन ए सेंस।
यही चीजें उसने सेकंड पार्ट में की हुई है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें यही चीजें उसने की हुई हैं। तो मैं कोशिश करता हूं इसका एक पार्ट आप लोगों को करवा दूं। 35 है, इसने यहाँ हिंट भी लिखा हुआ है असल में, और इसमें अच्छा एक चीज जो यहाँ पर ये दूसरी थ्योरम की मदद से है। मैं जरा हाँ भाई, ये स्क्रीन शो हो रही है। जी सर, हो रही है। हाँ, तो ये जरा देखो, GCD ऑफ A/35 1 है। हमने शो करना है A⁻12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 35। तो 35 को दो हिस्सों में हम लिख सकते हैं, एक 7 दूसरा 5। अब चूंकि GCD ऑफ A और 35 1 है, तो पक्की बात है GCD ऑफ A 7 भी 1 होगा, A5 भी 1 होगा। तो दोनों पे अलग-अलग फर्मा थ्योरम अप्लाई करें तो ये लिखा जा सकता है। ठीक होगी बात। अब अगर मैं इधर पावर 2 ले लूं और इधर पावर 3 ले लूं, तो ये मेरे पास रिजल्ट बन जाता है कि जरा गौर कीजिएगा, A⁻12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, और फिर दूसरा रिजल्ट बन जाता है A⁻12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। अब इस पे मैं वो लेमा यूज करूंगा, क्योंकि 7 और 5 रिलेटिवली प्राइम है, लिहाजा इन दोनों के प्रोडक्ट भी करेंगे तो वही आंसर आपका आ जाएगा। वो जो लास्ट लेमा हमने करवाया है PQ वाला, वो अब इस पे अप्लाई। तो इसमें क्वेश्चन में दोनों चीजें यूज हो गई, फर्मा-लिटल थ्योरम भी यूज हो गया और ये लेमा भी यूज हुआ, तो दोनों ने मिलकर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा। इसके तीनों पार्ट्स अब आपने खुद करने हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जरा देखिए, फ्रॉम फर्मा थ्योरम डिड्यूस दैट के 13 डिवाइड करता है 11 पावर 12 n प्लस 6। तो सादा सी बात है कि 13 और 11 क्योंकि रिलेटिवली प्राइम है, तो ये आपको तो पता होगा कि 11 की पावर 12 जो है, फर्मा थ्योरम ये कहता है कि डेट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 13। पहले इस पे फर्मा थ्योरम अप्लाई कर लें। अब मैं अगर दोनों तरफ पावर n ले लूं तो इधर भी n आ जाएगा। क्लियर। तो अब आपका ये क्वेश्चन जो है वो 11 पावर 12n, ये पहले क्वेश्चन की तरह अब हो गया क्वेश्चन, प्लस 6, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 11 पावर 12n इंटू 11 पावर 6। तो ये तो मॉड 17 में अगर मैं देखूं, अच्छा मैं थोड़ा सा और एक तरफ क्वेश्चन भी कर देता हूं। 11 पावर 6 को भी अलग से हल कर लेते हैं हम। आप देखें भाई, ये वही क्वेश्चन है बेसिकली जो यहां भी था। नहीं, आप 13 से करना है, 17 से नहीं करना, याद रखें। तो आप देखें 11 स्क्वायर जो है
वो मॉड 13 में क्या आता है? आई थिंक 4 आ जाता है। और अगर मैं दोनों तरफ पावर 3 ले लूं तो 11 पावर 6 ये 64 आ जाता है। और मॉड 13 में 64 जो है इसको -1 कहा जाता है। तो मतलब इसको फिर मैं 1 इंटू -1 लिख सकता हूँ। गौर कीजिएगा ये क्वेश्चन क्या किया है मैंने। तो इसका मतलब है ये सारे का सारा कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉड 13 है। तो अगर -1 को उधर ले जाओ तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 12n +6 -6 -1 is congruent to 0 mod 13। और अगर कोई चीज 0 mod 13 आ रही हो तो इसका मतलब ये होता है, अच्छा ये -1 नहीं था, इधर जाके फिर +1 होगा। इसका मतलब होता है ये 13 इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। और यही ये क्वेश्चन भी था। तो ये क्वेश्चन समझ लें 1 और 3 एक जैसे ही हैं। इन दोनों का स्टाइल भी एक जैसा ही, आपने ऐसे ही करना है इसको। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएं, ड्राइव ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई गौर करें, ये तो हम लिख सकते हैं कि a पावर 15 जो करारी हमने की हुई है इज कॉन्ग्रेंट टू a mod 15। क्यों भाई, ये मैं लिख सकता हूं। ये लिखना थोड़ा सा जी मुश्किल सर। है भाई, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हाँ ये लिख सकते हैं हम फर्मा थ्योरम की मदद से। इसमें 15 प्राइम नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ ये भी लिख सकता हूँ वैसे मैं, कि अगर मैं लिखूं a स्क्वायर या a क्यूब इज कॉन्ग्रेंट टू a mod 3। क्यों भाई, फर्मा थ्योरम कहता है इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं इसको भी हम। हमने साबित ये करना है मॉड 13 में। अच्छा जी, अगर मैं दोनों तरफ पावर क्या ले लूं। क्यों भाई, इसको मैंने अगर 21 बनाना है तो दोनों तरफ पावर 7 ले लूं। अगर इधर भी पावर 7 ले लूं, इधर भी पावर 7 ले लूं तो क्या होगा भाई। 7 को मॉड 3 में देखेंगे तो वो तो खुद एक पावर 1 बन जाएगा, याद रखना। या मैं चलो एक और तरह बात करता हूँ, A7 को लिख सकते हैं A3 इंटू A3 इंटू A। और A3 को लिख सकते हैं A, जो कि हमने पढ़ा है पहले। A3 को फिर A, और इस A को भी लिख लिया। तो ये तीनों मिलके फिर क्या बन गया A3। और A3 को A लिख सकते हैं मॉड 3 में। तो मिलते मिलाते हमने ये साबित कर दिया कि A पावर 21 इज कॉन्ग्रेंट टू A मॉड 3। यहां मैं अगर दोनों पावर 4 ले लूं, दोनों तरफ पावर क्या ले लूं, तो ये हो सकता है A पावर 20 इज कॉन्ग्रेंट टू A4
मॉड 5, और अगर मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो जरा गौर कीजिएगा क्या बनेगा। a पावर 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू a5 मॉड 5, लेकिन a5 को तो मॉड 5 में a भी लिखा जा सकता है, तो इसको तो हम a भी लिख सकते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, इस और इसको आपस में इकट्ठा करें और P और Q वाला जो लेमा हमने किया है उनको इकट्ठा करके देखें, तो ये आपका प्रूफ आपके पास आ। इसी तरह B, C और D भी आप कर सकते हो इन्हीं की मदद से। इनके फैक्टराइज कर लेने हैं, आपने फैक्टर बना लेने हैं, हर फैक्टर पे फर्मा-लिटल थ्योरम अप्लाई करनी है, फिर उसको उस पावर पर ले जाना है जितना हमें आंसर चाहिए, और फिर ये P और Q वाला लेमा हम यूज करेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर के। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह ही है, याद रखें। ये दोनों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 पावर 100 बाय यूज ऑफ फर्मा थ्योरम। भाई असल में जो क्वेश्चन है वो ये है, यूनिट डिजिट कब मिलेगा, जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो यूनिट डिजिट होगा। असल में क्वेश्चन ये उसने पूछा हुआ है कि 3 पावर 100 इज व्हाट मॉड 10। क्वेश्चन ये, सही बात हो गई। अच्छा, हम शुरू यहां से कर लेते हैं। फर्मा थ्योरम में कहता है कि 3 पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 10। जो कॉरोलरी हमने की है, या कॉरोलरी नहीं भी करनी तो अगर मैं सिर्फ अनडू करके मैं फर्मा-लिटल थ्योरम ही अप्लाई करता हूं, तो फर्मा-लिटल थ्योरम कहता है 3 पावर 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। ये फर्मा थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। अब अगर इसकी पावर मैंने 100 के लेके जानी है तो मैं क्या करूंगा, इधर भी पावर इसकी 11 ले लूंगा और इधर भी पावर इसकी 11 ले लूंगा, तो मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा 3 पावर 99 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। और अगर मैंने 100 बनाना है तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आ गया 3 पावर 100 इज बेसिकली कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 10। तो जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 होगा जब हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे। ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बेटा होते हैं, याद रखना। ये भी कह सकता था कि फाइंड द यूनिट एंड 10th डिजिट, तो फिर हम यहाँ मॉड 100 10 की बजाय क्या कर लेते, 100 कर लेते। क्वेश्चन इसी तरह फिर भी हमारा चलता। अगर वो यूनिट 10 एंड 100 डिजिट्स कह दे तो फिर हम मॉडुलो 1000 इसको देख लेते, तो क्वेश्चन फिर भी इसी तरह ही हमारा चलता। सर फॉर्मेट में मॉडुलो प्राइम नहीं होता। सॉरी 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 सॉरी, हाँ गलती हो गई। इसको 2 हिस्सों में हमें करना पड़ेगा। यस, वेरी गुड। हम ये करते हैं कि 10 के 2 हिस्से बना लेते हैं, एक 2 और दूसरा 5। अब 2 और 5 दोनों पे फर्मा थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो मैं क्योंकि 2 और 5 दोनों 3 से रिलेटिवली प्राइम है, तो मैं कह सकता हूं 3 पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2। फर्मा थ्योरम अप्लाई कर दिया।
और इस तरह कह सकता हूं 3 पावर 4 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 5। अब ठीक है, अगर मैंने 100 तक पावर्स को लेके जाना है तो इस यहां पर दोनों तरफ पावर मैं 100 ले लूं, तो यहां से आ जाएगा 3 पावर 100 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 2। और यहाँ पर 25 पावर में अगर दोनों तरफ ले लूं तो यहां से आ जाएगा 3 पावर 100 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 5। ठीक हो गया बात भाई। और अगर क्योंकि 3 और 5 रिलेटिवली प्राइम है तो वो लेमा हम यूज करेंगे इस पे, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 पावर 100 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 10। तो बाकी रिमाइंडर 1 बचता है जब 10 से डिवाइड करते हैं। तो ये इस तरह क्वेश्चन हम इसको, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बेटा जी। बी पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 7 भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये बड़ा 2 लाइनों का क्वेश्चन है ये 7 वाला। सिंपली क्योंकि 7 ए को डिवाइड नहीं करता तो हम फर्मा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं a पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। क्यों भाई, ये हमने फर्मा थ्योरम से लिख दिया। या इसकी और भी मैं लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a पावर 6 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7। तो मैं ठीक हुआ। तो इसका मतलब है 7 डिवाइड कर गया a पावर 6 माइनस 1 को। इसका मतलब है 7 डिवाइड कर गया, इसके 2 फैक्टर बनाए जा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके। ए क्यूब माइनस 1 इंटू ए क्यूब प्लस 1। तो आप बताएं भी अगर 7 इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो आइदर 7 विल डिवाइड दिस और 7 विल डिवाइड दिस। क्योंकि 7 प्राइम नंबर है तो ये नहीं हो सकता कि वो दोनों को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करे, दोनों में से किसी एक को सिर्फ डिवाइड कर सकता है। या तो वो इसको डिवाइड करेगा या इसको डिवाइड करेगा। तो यही चीज यहाँ उसने पूछी। इसको इस तरह आप देख सकते जी। क्वेश्चन नंबर 8 वैसा ही है जैसे आपने पिछले चैप्टर में भी एक क्वेश्चन किया था कि आप सिंपली ये करें, क्योंकि मॉड 7 देखना है तो इसको अलहदा मॉड 7 देख लें, इसको अलहदा मॉड 7 देख लें। हो सकता है इसका आंसर 3 आ जाए और इसका आंसर 4 आ जाए, जो मुझे मेरा गैस है। तो जब ये दोनों को जमा करेंगे तो आंसर 7 हो जाएगा। 7 मॉड 7 से 0 होता है। तो आई थिंक ये, और इसको भी अगर करना हो कि 1835 को मॉड 7 में पहले ये 7 से डिवाइड करके इसको छोटा करके लिख लें, इसी तरह इस पावर को भी छोटा करके लिख लें, तो फिर आप उसको कर सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, let P be a prime and GCD of A and P is 1. Use Fermat theorem to verify that x congruent to A power P minus 2 into B mod P is a solution of the linear congruence AX is congruent to B mod P.
हमने फर्मा थ्योरम अप्लाई करना है। जरा गौर कीजिएगा, ए और पी क्योंकि रिलेटिवली प्राइम है, तो फर्मा थ्योरम कहता है कि ए पावर पी माइनस 1 will be congruent to 1 mod p। क्यों भाई, सही है ये बात? ओके, अगर ये रिजल्ट आपके जहन में है तो यहां पर दोनों तरफ ए पावर पी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी और इधर भी। ओके भाई, ये ए पावर 1 भी कहीं ना कहीं आपको यहां नजर आ रहा होगा। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इसको हम मॉड पी में देख रहे होंगे, तो इनका आंसर तो फर्मा कहता है 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इन दोनों को इकट्ठा करके इसकी जगह तो 1 भी लिखा जा सकता है। तो अगर ये 1 लिख दिया तो एक्स रह गया ना, तो वो यही एक्स है। और दूसरी तरफ गौर करें क्या आएगा, ए की पावर पी माइनस 2 इंटू बी, वही आ जाएगा रिजल्ट। तो सिंपली फर्मा थ्योरम का दोनों तरफ ए की पावर पी माइनस 1 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। क्लियर होगी बात भाई? ये एक स्टेप का सारा क्वेश्चन है। अब ये है कि वो कहते हैं कि इसकी मदद से आप सॉल्व दीज कॉन्ग्रेंसेस, इन कॉन्ग्रेंसेस को भी फिर आप सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं यहां पर देखूं मॉड 31 में, तो क्या कह सकते हैं, यहां पर 2 और 31, तो 2 पावर 30 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 31। फर्मा थ्योरम कहते हैं कि ये रिजल्ट आपके पास यहाँ यूज करें। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर भी 2 पावर 29 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 2 पावर 29 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है? तो इधर आपके पास x रह जाएगा। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू बेसिकली 2 पावर 29 मॉड 31। आपने इसको अब सॉल्व करना है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर 25 इंटू 2 पावर 4 लिख दूं। ये मुझे पता है कि 2 पावर 5 जो होता है वो असल में 32 होता है, और मॉड 31 उसको लिखूंगा तो 1 आ जाएगा। तो जरा गौर कीजिएगा, इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 31 मॉड में लिखेंगे तो ये दोनों तरफ पावर 5 ले लें फिर भी 1 ही रहेगा। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये आपके पास 16 आ जाएगा। तो मतलब आपका सोल्यूशन बन गया x इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉड 31। तो ये आपने फॉर्मूलेशन थ्योरम की मदद से उसको सॉल्व कर दिया। बाकी उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद ही इसके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर जरा 10 की तरफ। यानी कि ए और बी आपके पास अगर इंटीजर रिलेटिवली प्राइम टू पी है, तो फिर आप अगर ए पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी पावर पी मॉड है, तो साबित आपने करना है
इसका प्रूफ इसने यहां ही दे दिया हुआ है। आप ये सपोज करें कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। ए क्या है? ग्रेटर देन बी है। तो ए को बी से डिवाइड करके ये इधर ही प्रूफ उसने दे दिया हुआ है, आपने खुद करना है। आप देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 11 करूँ। Employ Fermat theorem to prove that if P is an odd prime, then सही हो। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, याद रखें। तो पार्शियल सम टू P माइनस 1 टर्म में अगर देखें तो ये रिजल्ट तो आप लोगों को पता होगा। ये तो बड़ा वेल नोन रिजल्ट भी है। इस रिजल्ट को कभी कभी हम ये भी कहते हैं, अगर n हो तो इसका आंसर क्या आता था? n into n plus 1 over 2. n into n plus 1 over 2। ये बड़ा फेमस रिजल्ट है। तो उसी को अगर यहाँ p n इज इक्वल टू आप रख ले p माइनस 1, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है। ये आइडेंटिटी, तो इसका मतलब है आपको पता हो। सही है। अब हम देखते हैं इन दोनों रिजल्ट्स को कैसे सॉल्व करना है। तो 1 मिनट, मैं इसको जरा आपको टाइम बचाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये पिछले वाला भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। ये वही रिजल्ट है। बाय ए फर्मा थ्योरम कहता है कि ए और पी जो के रिलेटिवली प्राइम है, तो ए पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी लिखा जा सकता है और बी पावर पी को कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड पी लिखा जा सकता है। अब अगर ये हमारे पास है तो इसका मतलब है ए की पावर पी को मैं मॉड पी में ए भी लिख सकता हूँ और बी पावर पी को मॉड पी में बी भी लिख सकता हूँ। तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो साबित हो जाता है कि इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड। ए पार्ट तो इसका हो जाता है बी, कि अगर ए पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी पावर पी मॉड पी, देन ए पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी पावर पी मॉड पी स्क्वायर। ये हमने करना है। तो अगर ए को यूज करें, ये जो रिजल्ट है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड पी, तो आई थिंक यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि पी डिवाइड ए माइनस बी, बाय डेफिनेशन ये कहा जा सकता है। तो इसका मतलब है ए माइनस बी कैन बी रिटन एज पी के, फिर के एज एनी इंटीजर। तो अगर बी को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये जो उसने लिखा हुआ है आपको समझ आ गई होगी। सही होगी बात सही। तो ए इज इक्वल टू बी प्लस पी के, और अगर मैं दोनों तरफ पावर ले लूं पी, तो इसकी पावर पी और इसकी पावर पी फिर बराबर हो जाएंगी। ओके भाई। अगर मैं दोनों तरफ बी पावर पी माइनस कर देता हूं तो ये आपके पास रिजल्ट इस तरह आ जाए।
इसको बाइनॉमियल से ओपन किया, बाकी ये दरमियान में कॉम्बिनेशन वाला फैक्टर आ गया, ये आपस में दोनों कैंसिल हो गए और बाकी जो बच गया उसको हम देख लेते हैं क्या है। ये हमारे पास बच जाता है, इस बचे हुए को आगे उसने सॉल्व कर, यही मेरे ख्याल आंसर हमने दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आते हैं। जरा हमने साबित करना है कि ये तमाम की पावर p - 1 -1 mod p के बराबर होता है। अच्छा, p क्योंकि ऑड प्राइम है लिहाजा p मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। देन p विल नॉट डिवाइड a if a is less than p। अगर a हमारा जो नंबर है जिसको हम बात कर रहे हैं, जिसकी पावर ये कोई नंबर a हम लेते हैं जो कि p से छोटा हो, तो फिर p उसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो फिर उस पर हम फर्मा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। a पावर p - 1 इज मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p लिख सकते हैं। इसी तरह क्योंकि 1 से लेकर p - 1 तक तमाम के तमाम नंबर p से छोटे होते हैं, तो हर एक पे फर्मा थ्योरम हम अप्लाई करें, तो ये स्टेप असल में लिखने वाला था। तो इसका मतलब है इसकी जगह फिर मैं 1 भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं 2 भी लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। इसकी जगह मैं p - 1 भी ले सकता हूँ। मैंने हर पे क्योंकि मॉड p में देख रहा हूँ तो मैंने लिख दिया। और ये 1 + 2 + p - 1 बेसिकली क्या है, ये तो मेरे पास आ जाता है p × p - 1/2। अभी जो हमने रिजल्ट किया था ये सारा तो इसके बराबर है, और ये तो मॉड p में अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये तो 0 आ जाएगा, क्योंकि p इसमें शामिल हो गया, p पूरा पूरा डिवाइड करता है इसको। तो आई थिंक मॉड p तो 1 पावर p - 1 2 पावर p × p 1 2 अप टू p - 1। ये कहाँ हम तो गलती कर रहे हैं, हम कहाँ, ठीक है, p - 1 टर्म में हो गई, इन तमाम को कॉन्ग्रुएंट टू p - 1 × 1। क्यों भाई, ये कहाँ से लिखा है, ये तो बताएगा। हमारा रिजल्ट तो ये p - 1 के इक्वल कैसे है। हाँ, समझ आ गई, मैं गलती कर रहा था। इसको बेटा 1 लिखेंगे और ये भी आपके पास 1 आएगा, ये भी आपके पास 1। फर्मा थ्योरम अप्लाई करते जाए तो हर एक का आंसर 1 आना है, ये रिजल्ट यूज करें तो हम, तो a 1 हो 2 हो सब ने 1 1 आना है। तो ये कितनी टर्म में है, p - 1, तो लिहाजा ये p - 1 ही आ जाएगा। p - 1 मॉड p में देखेंगे तो ये तो 0 हो गया, वो -1 आ जाएगा, ठीक हो गया। और यही हमें रिजल्ट चाहिए था। इसका बी पार्ट आप खुद देखिएगा, क्योंकि इसमें वो रिजल्ट यूज होना है कि a पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod p। अब ये वाला रिजल्ट यूज होना है, तो ये रिजल्ट यूज होने से ये आपके पास 1 ही आ जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा,
और ये आपके पास p माइनस 1 आ जाएगा। ये वो है जो अभी मैं कराया था। ये सारे को लिखा जा सकता है p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और जब इसको मॉड p में देखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, 11 हमारा क्वेश्चन हो गया। 12 उम्मीद करता हूँ आप खुद करेंगे। ये जब थ्योरम मैं करवा रहा था तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हमने करवाया है। 13 भी आप करेंगे, 14 भी आप करेंगे, उसी स्टेप को यूज करके। सीडो प्राइम वाले मैं दरमियान में छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। ये दरमियान में से ये समझ लो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक मैं छोड़ रहा हूँ। ये आप नहीं कीजिएगा। हाँ नहीं, 20 भी उसी में आ जाता है। 21 हम कर लेते हैं। 21 ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे। सिंपली आप देखें कि टेट्रा 2 को मॉड 7 में आप क्या लिख सकते हैं। इसका मतलब है 7 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर क्या आता है। तो 22 7 21 एक 5 7 और ये बाकी जो बचेगा 3 बचेगा मेरे पास। तो ये जो हमारे पास है इसको हम ये भी लिख सकते थे 3 पावर टेट्रा 5। इसी तरह इसको भी हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 से डिवाइड करें इसको, 52 ये 6 आ जाएगा, 9 25 आ जाएगा, 3 21 और ये 4 आ जाएगा। तो इसको 4 पावर 2 लिख सकते हैं। पहला स्टेप तो ये आपने करना। अब अगला स्टेप है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें पता है कि 3 पावर 6 जो आएगा वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7 होता है, और उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि 4 पावर 6 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7 होता है। तो इस तरह ये दोनों को फिर हम जमा करके ऐड करके इसमें लिख सकते हैं। क्यों भाई, समझ आई है बात की? तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब हम 15 मिनट की ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद दोबारा हम आगे ना विल्सन थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। वी शैल हैव 15 मिनट ब्रेक। इसमें एंड नहीं हम करेंगे, वैसे ही हम 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? वी हैव 10 मिनट ब्रेक। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 5 बजे आज की क्लास खत्म हो जाए। 4:30 में दोबारा क्लास हम शुरू करेंगे और आधा घंटा सिर्फ पढ़ेंगे।
जी स्टूडेंट्स, अच्छा मुझे याद आया कि चूँकि रोज़े भी हैं तो ईद भी है, तो हाँ आज का लेक्चर हम यहाँ ही ख़त्म कर देते हैं। एक ही एक्सरसाइज आप लोगों के लिए काफ़ी है, आप इसी पे फोकस करें और इसके क्वेश्चन करें। काफ़ी टाइम लगेगा जब इसके सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम दोबारा फिर आगे 5.3 की तरफ, विल्सन थ्योरम की तरफ मूव करेंगे। ठीक है भाई? जी सर। खुश? जी सर। जी सर ठीक है। क्वेश्चन पूछना हो। अभी मेड के नंबरों की बात नहीं करनी, मैं कल सॉल्यूशन भेजूंगा आप लोगों को। ऑनलाइन पढ़ाई होगी। पता चले क्या होगा आप लोगों को अपनी गलतियों का कि क्या क्या की है आपने, लेकिन मैं कल सॉल्यूशन भेजूंगा टोटल, फिर आप खुद उसको चेक करके फिर अगर किसी को डाउट हुआ तो मेरे साथ बात कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके।